पर रेस्ट्रिक्टेड, बॉन्ड तोड़े बिना घूमेगा ही नहीं सिग्मा बॉन्ड। तो ऐसे हम इस सिग्मा बॉन्ड पर भी रोटेशन को होने से रोक सकते हैं। मैं आपको एक कॉमन सेंस की बात बताता हूं, आपको चीजें समझ में आएंगी। अब आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने जीवन में कभी पार्क नहीं देखा हो। पार्क में गए होंगे आप, क्लियर? तो पार्क में नहीं गए तो राक्षस आज तू पहले पार्क में जाएगा ठीक है, पर तो अपन आगे भी लेंगे। फिर मेडिकल कॉलेज में तो अपने आप को एकदम अलग फील करेगा। प्रोफेसर बोलेगा पार्क, बोलता है ये क्या होता है। तो पार्क में आजकल ऐसे गेट लगे होते हैं, जाते रहना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे गेट लगे होते हैं, वो यू घूमते हैं, एक अंदर एक। तो अगर उस पे दो मरियल मरियल एक साथ खड़े हो जाएं और कोई पीछे से आगे गेट को जोर से घुमा दे, तो एक पार्क के अंदर और एक पार्क से बाहर चला जाएगा, क्लियर? लेकिन वहां पर सुमो टाइप दो खड़े हो जाएं और किसी ने गलती से घुमा दिया तो फंस जाएंगे। अब दीवार तोड़कर उनको निकालना पड़ेगा। अब आप उस दर तो गए, इसका टॉपिक से क्या लिंक था? टॉपिक से ये लिंक है दोस्त मेरे कि अभी इन हाइड्रोजन्स के बीच में जो गैप है ना, ये बहुत ज्यादा है। यानी कि इनके वंडरवाल रेडियाई के जस्ट डबल के बराबर या उससे भी ज्यादा है। इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत आसानी से घूम रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये ग्रुप इतने भारी हो जाएं कि जब ये घूमे ना एक दूसरे से फंस जाए। आप बताइए, अगर ये रिंग हमारे सामने ऐसे समझिए, ये एक रिंग है, ये दूसरी रिंग है, तो ये इस रिंग की कौन सी पोजीशन है बताओ? ऑर्थो। ये भी कौन सी है? इसके इसके रिस्पेक्ट में, येलो वाले बॉन्ड के। ये वाले भी कौन सी है? ऑर्थो। और ये वाले भी कौन सी है? ये ऑर्थो पर लगे हुए ग्रुप दिख रहे हैं आपको। हम चाहते हैं इतने बल्कि हो जाएं, बल्कि मतलब साइज में बढ़े, कि जब घूमे तो एक दूसरे में फंस जाए। लेकिन हाइड्रोजन तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ये 360 से नहीं घूम पाएगा। और यही हम करने वाले हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले इस सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशंस को क्या करना चाहते हैं? हम रोकना चाहते हैं। सभी ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई। यहां पर हमारे सामने एक रिंग है, मैंने कोई जी ग्रुप लगा दिया है। यहां पर दूसरी रिंग है जहां पर जी ग्रुप लगा दिया। अभी ग्रुप जी क्या है बताया नहीं है, पर यकीन मानिए ये जो जी ग्रुप है ये बहुत ही बल्कि ग्रुप है। बल्कि का मतलब अगर अपन बात करें तो साइज में बहुत ही बड़ा, क्लियर? इस प्रकार से हमारे सामने एक कंफर्मेशन गिवन है। जरा आप ध्यान से सुनते हुए चले। यहां पर भी हमारे सामने जी है और यहां पर मैं बना देता हूं जी डैश, कुछ समझाने के लिए, हालांकि उसमें कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। नाउ यू कैन चेक इट आउट। इस वाले रिंग के बारे में बात करूं, इन दोनों रिंग्स को अगर मैं अलग अलग कलर से दिखाऊं सो दैट आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो पाए, तो आप बताइए यहां पर जो आपकी रिंग मैंने कौन से कलर से बनाई है? पर्पल कलर से बनाई है। वो कौन से वाले प्लेन में है अभी हाल फिलहाल? ऑब्जर्व कीजिए, कौन से प्लेन के अंदर है हाल फिलहाल? अगर आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये रिंग कौन से प्लेन में है? हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है मेरे भाई। ऐसे है ये रिंग, इसलिए ये वाला हिस्सा आपके लिए क्या है? वेज। और ये वाला हिस्सा क्या है? डैश, जो आपको दिखाई नहीं देता। इसलिए बोला था डैश जस्ट वेज के पीछे होता है। तो अभी ये वाली जो रिंग आपकी है कौन से प्लेन में है? इट इज प्रेजेंट इन वर्टिकल एंड इट इज प्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल। और ये जो जी ग्रुप या जी डैश ग्रुप है, ये सारे कैसे ग्रुप हैं? बल्कि ग्रुप। अगर ये बल्कि ग्रुप आ गए ना इस रिंग की भी ऑर्थो पर एंड इस रिंग की भी ऑर्थो पर, तो होगा क्या कि इनके बीच में क्या होने लगेगा? रिपल्सन। क्या होने लगेगा? रिपल्सन। और उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये बल्कि ग्रुप एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाने की कोशिश करेंगे। अब देखो अगर ऐसा रहे तो दो सारे ग्रुप एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पर। अगर एक रिंग को कहां भेज दूं? परपेंडिकुलर प्लेन में, तो अब कहां चले गए हैं? मैक्सिमम डिस्टेंस पर, एंड रिपल्सन क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो यहां पर जब जी ग्रुप बल्कि होते हैं तो ये रिंग दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में जाती है टू मिनिमाइज द स्टेरिक क्राउडिंग। आइए, क्या सर इसका कोई लिंक है? क्यों नहीं है लिंक मेरे भाई? ध्यान से समझिए। अगर हम बात करें एन ब्यूटेन की, ये कौन सी कंफर्मेशन है बताओ? कौन सी कंफर्मेशन है? गॉस। यहां पर आप जानते हैं इन दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्सन है। अगर मैं इसी की कौन सी कंफर्मेशन बना दूं? एंटी, तो अब ये दोनों बल्कि ग्रुप कहां चले गए बताओ एक दूसरे से? मैक्सिमम डिस्टेंस। डाइहेड्रल एंगल 180, तो अब इनके बीच में रिपल्सन नहीं है, तो ये बल्कि ग्रुप एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। तो एग्जैक्टली मेरे भाई यही यहां पर है। ये जो ग्रुप है ये एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं सो दैट रिपल्सन कम हो जाए। और ऐसा करने के लिए दोनों रिंग्स कहां चली जाती हैं? परपेंडिकुलर प्लेन टू मिनिमाइज द रिपल्सन। ये बात सही है। दूसरी बात इसमें जबरदस्त ये है कि जैसे ही आपने बल के ग्रुप लगाए ना,
तो अब इस सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशंस क्या हो गए हैं, रेस्ट्रिक्टेड। यूं करके क्रॉस मारने का मतलब है 360 से आप नहीं घुमा सकते। क्यों नहीं, जरा सोचिए। मान लीजिए पहले ये रिंग ऐसे थी, ऐसे जो एटम या ग्रुप लगे हुए थे ये वाले, ये ऑर्थो पर, ये ऑर्थो पर, तो ये कैसे थे, स्मॉल इन साइज। तो ये दोनों रिंग आराम से घूम रही थी इस प्रकार से, इनको घूमने में कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे कंफर्मेशन बना रहा था। फिर हमने कैसे ग्रुप लगा दिए, बल्कि। अब बल्कि ग्रुप है, जैसे घूमेगा तो ये ग्रुप इससे टकराएगा, इधर जाएगा तो ये ग्रुप इससे टकराएगा। तो ये हल्का फुल्का तो घूम सकता है पर 360 से नहीं घूम सकता। जैसे मैंने गेट का एग्जांपल लिया था, स्मॉल इन साइज तो आराम से गेट पूरा घूम जाएगा, लेकिन आपने दोनों साइड सुमो टाइप खड़े कर दिए हैं तो जैसे घुमाओगे गेट दीवार में जाके फंस जाएगा। अब या तो गेट टूटेगा या तो दीवार टूटेगी घुमाने के लिए। तो यही हुआ है, बल्कि ग्रुप रख दिया है, जिससे आपके रोटेशंस क्या हो गए हैं, रेस्ट्रिक्टेड। अब आप समझिए, अगर ये रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हैं तो इस प्रकार से लगाकर, अगर मैंने आपके सामने ये बना दिया है, दोस्तों ध्यान से यहां पर बता रहा हूं, मैं बहुत सारी जनता को टाइम आने पर छिलूंगा और हो सकता है छिलने वालों में से आपका भी नंबर हो, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना। अपना जब स्टीरियो का क्वेश्चन आएगा तो बच्चे को कई बार ये तक नहीं पता चलता कि पूछना क्या चाह रहा है, और जिससे पूछेगा उसको भी कि कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई है। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। डिड यू गेट एनी डिफरेंस, दोनों में देखिए, डिड यू गेट एनी डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, ये तो एज इट इज है, पर अब पहले कौन था वेज पर, जी, और अब कौन आ गया है, जी डैश। आप समझिए इधर ऐसे, ये हाथ अभी आपके लिए किस पर है, वेज पर, और ये वाला हाथ किस पर है, सही बात है कि नहीं है। आप चाहते हो आप वहीं बैठे रहो, आप वहीं बैठे हो, ये वेज से डैश बन जाए और डैश वेज बन जाए, इसके लिए मुझे कितने से घूमना पड़ेगा, 180 डिग्री से, तभी तो बनेगा। इसका मतलब ये रिंग ऐसे थी, ऐसे घूम कर गई है, तभी तो आपका इंटरचेंज हुआ होगा। और ऐसा होने के लिए तो सिग्मा बॉन्ड पर क्या लेना पड़ेगा, और ये रोटेशन तो रेस्ट्रिक्टेड है। भले ये सिग्मा है लेकिन रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब ये भी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते। ये आपने इक्विलिब्रियम का साइन लगाकर ये बता दिया है कि ये उसमें बदल रहा है और ये इसमें बदल रहा है, हालांकि ऐसा अब नहीं हो सकता, बिकॉज यहां पर हम क्लियर कर चुके हैं जी एंड, अगर अपन बात करना चाहें जी डैश आर स्टेरिकली एक्टिव, आर स्टेरिकली एक्टिव। स्टेरिकली एक्टिव का मतलब बल्कि, कैसे हैं ये, बल्कि। तो अब आप इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये मॉलिक्यूल अब कभी भी सेम प्लेन में नहीं आ सकता, ये मैंने काम कर दिया है, क्योंकि सेम प्लेन में आने के लिए ऐसा होना पड़ेगा और वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रुप्स में रिपल्सन भयंकर है। तो ये दोनों रिंग कैसा रहना चाहेंगी, परपेंडिकुलर प्लेन। लेकिन सर आपने ऐसा किया ही क्यों, इसका भी तो थोड़ा सा मतलब बताइए। देखिए मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये रिंग लगातार घूम रही है, तो नो डाउट बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटी बनेंगी जब ये दोनों रिंग किस में आ जाएंगी, सेम प्लेन। जैसे भाई घूमती घूमती इसको फिक्स कर दूं, घूमती घूमती दोनों किस में आ गई, वर्टिकल में। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक ही घूम रहा है, घूम तो दोनों रहे हैं, वो तो समझाने के लिए है। घूमती घूमती दोनों किस में आ जाएं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, या ये भी एक प्लेन है ये भी एक प्लेन है। तो बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटी बनेंगी जब दोनों रिंग किस में आ जाएंगी, सेम प्लेन में। और सेम प्लेन में आ गई तो मॉलिक्यूल की वो कन्फर्मेशन, क्या बोला, मॉलिक्यूल की वो कन्फर्मेशन, जैसे राइट नाउ इस मॉलिक्यूल की ये कन्फर्मेशन प्लेनर है। कन्फर्मेशन प्लेनर होने का मतलब उस कन्फर्मेशन में सभी एटम एक ही प्लेन में, उस कन्फर्मेशन। जैसे क्या ये कन्फर्मेशन प्लेनर है, नहीं, ये तो आपकी रिंग ऐसे है वर्टिकल प्लेन में और ये कैसे है, हॉरिजॉन्टल। तो कुछ हाइड्रोजन तो आपके किस में है, वर्टिकल में, और कुछ हॉरिजॉन्टल में। तो अभी इसकी ये कन्फर्मेशन प्लेनर, पर ये कन्फर्मेशन प्लेनर है। तो अगर सिग्मा बॉन्ड पर घूमेगा तो वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हमारे पास रहेंगे जब मॉलिक्यूल सेम प्लेन में आ जाएगा, यानी कि कन्फर्मेशन क्या हो जाएगी, प्लेनर। और अब सबसे जबरदस्त पॉइंट आ रहा है, सुनिएगा। ए मॉलिक्यूल कैन हैव हाउ मेनी कन्फर्मेशंस, ए मॉलिक्यूल कैन हैव हाउ मेनी कन्फर्मेशंस, सिग्मा बॉन्ड पर घूम के कितनी शेप बना सकता है, इनफाइनाइट। एग्जैक्टली सही जवाब दिया है,
इनफाइनाइट कन्फर्मेशन हो सकती है। और एक रूल होता है आउट ऑफ इनफाइनाइट कन्फर्मेशन। क्या बोला? अगर किसी एक भी कन्फर्मेशन में क्या जाता है, पीओएस या फिर, तो वो मॉलिक्यूल अकायरल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अकायरल। क्या बोला, फिर से समझाओ। इफ आउट ऑफ इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस, if a single conformation is achiral, then the molecule will be achiral and optically inactive. बाकी बीच में कितनी भी कायरल कन्फर्मेशन बने, कोई लेना देना। अगर एक भी अकायरल हो गई तो मॉलिक्यूल अकायरल होगा, एनॉप्टिकली इनएक्टिव। अब आप समझिए, अगर मैं इसका घूमना नहीं रोकता तो भाई साहब इसकी कोई ना कोई कन्फर्मेशन प्लेनर बनती ही बनती। तो मैंने बल्कि ग्रुप क्यों लगाए? मैंने बल्कि ग्रुप इसलिए लगाए कि कम से कम प्लेनर कन्फर्मेशन ना होने दो, क्योंकि प्लेनर होते ही पीओएस आ जाए खटक से। प्लेनर है तो पीओएस है, इसीलिए तो बोला है अगर किसी मॉलिक्यूल की एक भी कन्फर्मेशन कैसी है, प्लेनर, और उस कन्फर्मेशन में क्या आ गया, पीओएस या फिर सीओएस, यानी कि मॉलिक्यूल की किसी एक भी कन्फर्मेशन में पीओएस आ जाए या सीओएस आ जाए तो मॉलिक्यूल अकायरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये घूमता रहा तो जाहिर सी बात है एक कन्फर्मेशन तो प्लेनर होगी ही होगी, पीओएस आ जाएगा और मॉलिक्यूल अकायरल। मुझे इस मॉलिक्यूल को क्या बनाना है, कायरल। क्या बनाना है, कायरल। तो पहले मैंने अपनी कोशिश की कि मैं इसका कोई कन्फर्मेशन प्लेनर नहीं होने दूंगा। उसके लिए मैंने कैसे ग्रुप लगा दिए हैं बताओ, बल्कि ग्रुप। अब ये दोनों रिंग किस में चली गई है, परपेंडिकुलर प्लेन। सर आपने क्या किया, जी जी डैश लिख के आप तो चले गए स्टेरिकली एक्टिव। मुझे कैसे पता चलेगा कौन एक्टिव और कौन इनएक्टिव स्टेरिकली, यानी कि कौन बल्कि है और कौन बल्कि नहीं, मैं बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी हम थोड़े से मुद्दे से आगे चलते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल ध्यान से समझिए, ध्यान से समझते जाइए बच्चे, एकदम बढ़िया तरीके से। ये हमारे सामने एक रिंग है, ये हमारे सामने दूसरी रिंग है। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। ये हमारे सामने एक रिंग है और ये दूसरी रिंग है। मैं यहां पर मॉडल से नहीं समझाना चाहता, क्योंकि पता है उससे आपकी क्रिएटिविटी किल हो जाती है, क्योंकि आपको तो सोचना ही पड़ेगा जब मॉलिक्यूल आएगा तो, ठीक है। हालांकि नीट में तो सीधे क्वेश्चन बन जाएंगे, पर आपको फिर भी सोचना पड़ेगा कई जगह। ये हमारे सामने, यहां पर मैंने क्या लगा दिया है, सीएल। यहां पर मैंने क्या लगा दिया है, बीआर। यहां पर मैंने क्या लगा दिया है, आयोडीन। और यहां पर भी मैंने क्या लगा दिया है, आयोडीन। Clear? Right now, you can check it out that both the rings are in perpendicular plane. Both the rings are in perpendicular plane. तो सबसे पहले हम यहां पर देखना चाहते हैं कि किसी प्रकार का आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री तो यहां पर मौजूद नहीं है। किसी प्रकार का प्लेन ऑफ सिमेट्री तो यहां पर मौजूद नहीं है। वो देखेंगे कहीं पर कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री तो मौजूद नहीं है। ये सारी बातें हम चेक करेंगे, क्योंकि अगर कोई मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है तो इसकी वो गारंटी थोड़ी है कि उसमें पीओएस और सीओएस नहीं होगा। हाँ, प्लेनर है तो होगा ही होगा, नॉन प्लेनर में भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर प्लेनर में तो होता ही होता है। तो इससे आपको थोड़ा पता चल गया कि ये रिंग कौन से प्लेन में बच्चे, वर्टिकल, और ये रिंग कौन से प्लेन में बच्चे, हॉरिजॉन्टल। क्लियर? अब आप सबसे पहले ढूंढते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसमें ढूंढते हैं? अच्छा, मुझे और बात छोड़ो, एक बात बताओ, ये बी आर और सीएल कौन से प्लेन में है, वर्टिकल। बिल्कुल सही जवाब दिया। ये सीएल और सीएल कौन से प्लेन में है, बिल्कुल सही प्लेन। अब इसमें कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी क्या, मुझे बता दो, कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी क्या? भाई सेंटर मानना है तो बीच में मानेंगे, तो यही कहीं सेंटर मानेंगे ना, कि एक रिंग इधर रह गई और एक रिंग उधर रह गई। अब सोचो, अगर इस सेंटर से मैं इधर जाऊंगा तो क्या मिलेगा, सीएल। क्या ये सीएल उसके अपोजिट है? नो, द बोथ द रिंग्स आर इन परपेंडिकुलर प्लेन। ऐसे है, गौर से देखो, ऐसे यूं है। ये वाले रिंग कौन से प्लेन में है, वर्टिकल, और ये वाले रिंग कौन से प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल। जरा चेक कीजिए। अब आप बताइए, अगर आप यहां पर मान रहे हैं सेंटर, यहां पर क्या मान रहे हैं, सेंटर, तो आप बताइए ये वाली दोनों उंगली 180 पर है क्या? अगर आप यहां से जाओगे तो आपको कोई एटम मिलेगा, लेकिन इसके अपोजिट तो कोई एटम ही नहीं है। आप ये समझिए कि यहां पर अगर आप गौर से देखें तो इससे यहां नीचे आऊंगा, नीचे आऊंगा तो कौन मिलेगा बताओ, सीएल, बोर्ड के प्लेन में। लेकिन जब मैं पीछे जाऊंगा तो सीएल नहीं मिलेगा, क्योंकि सीएल वर्टिकल में नहीं है, सीएल तो हॉरिजॉन्टल में है। अगर मैं इस सेंटर से इधर आऊंगा तो कौन मिलेगा बताओ, यहां पर हवा में कौन है, सीएल। लेकिन जब मैं पीछे जाऊंगा तो बीआर नहीं है, क्योंकि बीआर हवा में नहीं, बीआर तो वर्टिकल प्लेन के अंदर है।
तो कभी भी आपको सेंटर नहीं मिलेगा। कारण क्योंकि ये वाले एटम और ये वाले एटम वर्टिकल प्लेन में है। ये एग्जैक्टली आपका टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट की याद दिला रहा है। किसकी याद दिला रहा है? टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट की। कुछ याद आ रहा है? आपकी ये वाली वैलेंसीज और आपकी ये वाली वैलेंसीज बताओ किस में थी? परपेंडिकुलर प्लेन में। और जब ये वैलेंसी परपेंडिकुलर प्लेन में होती है तो सीओएस गायब हो जाता है। लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन। उनमें भी एक केस बना था कि परपेंडिकुलर प्लेन में थी तो सेंटर तो कभी होगा ही नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में सोचिए। देखिए, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, इधर ध्यान दीजिए, एक बढ़िया क्वेश्चन, एक एक चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारे सामने यहां पर कौन लगा हुआ है? Cl। यहां पर कौन लगा हुआ है? Br। आप बताइए क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस। क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा है बताओ? मॉलिक्यूल कैसा है? प्लेनर। इस कार्बन इज sp2, तो मॉलिक्यूल प्लेनर है। और प्लेनर है तो बताओ इस मॉलिक्यूल में क्या मिलेगा? POS। यस, ये इंडिविजुअल रिंग देखो इधर, POS है। दूसरा वाला मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनते हुए जाना, एक एक बात को बढ़िया तरीके से मैं आपको यहां पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं नहीं चाह रहा कि मैं डायरेक्ट आपको जुगाड़ बता दूं, इनके सब जुगाड़ चलते हैं, थोड़ी देर बाद वो आ भी जाएगा जुगाड़। लेकिन अगर ढंग का क्वेश्चन बनाया दोस्त तो वो जुगाड़ धरा का धरा रह जाएगा। और इवन अपने पेपर में देख लेना, ये हमारे सामने है, चेक किया इसके अंदर। आप बताओ ये पूरी रिंग कौन से प्लेन के अंदर है? हॉरिजॉन्टल, ऐसे है रिंग। अगर ये हॉरिजॉन्टल में है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन काटेगा, ये वर्टिकल में है तो वर्टिकल प्लेन काटेगा। इस रिंग में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है और इस रिंग में भी क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये भी आपकी प्लेनर है तो इसमें भी पीओएस है। तो इंडिविजुअली इस रिंग को भी एक दो हिस्सों में काटा जा सकता है और इसको भी दो हिस्सों में काटा जा सकता है। लेकिन अब ये दोनों रिंग मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बना रही है। अब सोचिए, अगर मैं कौन सा प्लेन लेता हूं, ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनिए, मैं अगर कौन सा प्लेन लेता हूं? वर्टिकल। कौन सा लेता हूं? तो वर्टिकल रिंग पूरी कटेगी, उस पर लगे हुए एटम एटम सब कटेंगे। देखो, अगर मैं वर्टिकल प्लेन लेता तो सारे एटम मेरे रास्ते में आते और जो भी एटम मेरे रास्ते में आएगा वो कटेगा भी और दो हिस्सों में बटेगा भी। मतलब पूरा मॉलिक्यूल बाइसेक्ट हो जाता, बाइसेक्टिंग प्लेन इसके अंदर दिखाई देता। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूरी रिंग किसमें है? हॉरिजॉन्टल। तो पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा? बाइसेक्ट। क्लियर? अब अपन बात करते हैं, मान लीजिए अगर मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया, कौन सा लिया? हॉरिजॉन्टल प्लेन ले रहा हूं, तो हॉरिजॉन्टल रिंग की टेंशन छोड़ दो। जो रिंग जिस प्लेन में है, अगर आपने वही प्लेन सोचा है तो वो तो कटेगा। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया तो बताओ पूरी हॉरिजॉन्टल रिंग कटेगी कि नहीं कटेगी? अब वर्टिकल की बात करो, आप कहां से जाओगे? बिल्कुल बीच से। तो जब बिल्कुल बीच से जाओगे तो आपका जो ट्रेजेक्टरी रहेगा वो कुछ ये रहेगा, यहां से रिंग आधी इधर और आधी उधर। इस रिंग का ये रिंग ऐसे है वर्टिकल प्लेन में, कितने हिस्से हो जाएंगे? दो, लेकिन बराबर नहीं होंगे। ऊपर की साइड और नीचे की साइड। तो ये प्लेन तो नहीं काटा इसने। इस प्लेन ने इस रिंग को तो बराबर काट दिया, पर इस रिंग को बराबर। और प्लेन ऑफ सिमेट्री एक पार्ट को बराबर काटता है कि पूरे पार्ट को? तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, दोबारा सोचो। अगर हम कौन सा प्लेन सोचे? अगर हम वर्टिकल प्लेन सोचे तो आपकी प्लेनर है तो इसमें भी पीओएस है। तो इंडिविजुअली इस रिंग को भी एक दो हिस्सों में काटा जा सकता है और इसको भी काटा जा सकता है। लेकिन अब ये दोनों रिंग मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बना रही है। अब सोचिए, अगर मैं कौन सा प्लेन लेता हूं, ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनिए, मैं अगर कौन सा प्लेन लेता हूं? वर्टिकल। कौन सा लेता हूं?
तो वर्टिकल रिंग पूरी कटेगी, उस पर लगे हुए एटम एटम सब कटेंगे। देखो अगर मैं वर्टिकल प्लेन लेता तो सारे एटम मेरे रास्ते में आते, और जो भी एटम मेरे रास्ते में आएगा वो कटेगा भी और दो हिस्सों में बटेगा भी, मतलब पूरा मॉलिक्यूल बाइसेक्ट हो जाता, बाइसेक्टिंग प्लेन इसके अंदर दिखाई देता। अगर इसकी बात करूं तो ये पूरी रिंग किसमें है, हॉरिजॉन्टल, तो पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा, बाइसेक्ट। क्लियर। अब अपन बात करते हैं, मान लीजिए अगर मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया, कौन सा लिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन ले रहा हूं, तो हॉरिजॉन्टल रिंग की टेंशन छोड़ दो, जो रिंग जिस प्लेन में है अगर आपने वही प्लेन सोचा है तो वो तो कटेगा। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया तो बताओ पूरी हॉरिजॉन्टल रिंग कटेगी कि नहीं कटेगी। अब वर्टिकल की बात करो, आप कहां से जाओगे, बिल्कुल बीच से, तो जब बिल्कुल बीच से जाओगे तो आपका जो ट्रेजेक्टरी रहेगा वो कुछ ये रहेगा, यहां से रिंग आधी इधर और आधी उधर। इस रिंग का ये रिंग ऐसे है वर्टिकल प्लेन में, कितने हिस्से हो जाएंगे, दो, लेकिन बराबर नहीं होंगे, ऊपर की साइड और नीचे की साइड। तो ये प्लेन तो नहीं काटा इसने, इस प्लेन ने इस रिंग को तो बराबर काट दिया, पर इस रिंग को बराबर, और प्लेन ऑफ सिमेट्री एक पार्ट को बराबर काटता है कि पूरे पार्ट को, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। चलिए अच्छी बात है, दोबारा सोचो, अगर हम कौन सा प्लेन सोचे, अगर हम वर्टिकल प्लेन सोचे दोस्तों, ये वाला प्लेन सोचे तो बताओ पूरी वर्टिकल रिंग दो बराबर हिस्सों में, क्योंकि प्लेन ही हमने उस वाला ले लिया है। सामने वाली रिंग कौन से प्लेन में, बताओ कौन से प्लेन में है, तो आपके इस बार वर्टिकल प्लेन कहां से पास करेगा, इस प्रकार से जाएगा कि नहीं जाएगा। एक हिस्सा आपका किस साइड रह जाएगा, आपके साइड, और एक आपसे दूर, और दोनों हिस्से एग्जैक्टली बराबर, क्योंकि यहां भी सीएल यहां भी सी। इसका मतलब सर मैं चमक गया मुझे क्या, कि जिस साइड दोनों अलग लगे हुए हैं वहां से काट दो, तो ये दोनों अलग थे, ये तो अपने आप कट गए, और ये दोनों सेम थे, इसके दो बराबर हिस्से। मैंने बोला था ना जो नहीं कटे वो पेयर में होने, तो सीएल सीएल नहीं कटेंगे, वो पेयर में होने चाहिए। तो यहां पर क्या आ गया है बताइए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। हालांकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, तो मॉलिक्यूल को कायरल बोलोगे कि अकायरल। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जरा ध्यान से सुनते हुए जाना दोस्तों, ध्यान से सुनते हुए जाना। अब आपको समझ में आ गया है, मुझे इसमें से क्या गायब करना है, मुझे इसमें से गायब करना है क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या आप मुझे कुछ सजेशन दे पाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए, आपको थोड़ा सा चमका होगा क्या, कि सर किसी भी रिंग पर दोनों साइड सेम मत रखिए प्लीज। क्लियर। तो यहां पर अगर अपन बात करें, मान लीजिए मैंने क्या रखा हुआ है यहां पर सीएल, यहां पर क्या रखा हुआ है बीआर। मैं आपको बता दूं सीएल बीआर दोनों बल्कि होते हैं, क्या होते हैं, बल्कि। यहां पर अगर अपन बात करें तो मैंने क्या रखा हुआ है, बीआर, और यहां पर क्या रखा हुआ है बताओ, सीएल। अब बताओ क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। सबसे पहले बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री, जो कि तुम्हें लगेगा पर है नहीं, कि अरे सर बीआर के सामने, सीएल के सामने, कार्बन के सामने, कार्बन के सामने बिल्कुल सेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सीएल और बीआर किस में है, वर्टिकल, और ये सीएल और बीआर किस में है, हॉरिजॉन्टल। देखो कहां 180 पर है, इसके अपोजिट तो कोई है ही, और इसके अपोजिट कोई है ही, तो कभी नहीं होगा इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये तो अपन पहले ही धड़ल्ले से बोल सकते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री बताओ। देखो अगर मैं कौन सा प्लेन लेता हूं, वर्टिकल, तो वर्टिकल पूरी रिंग कटेगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल जब कटेगा तो आपका आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा एक साइड, और एक साइड बराबर हिस्से नहीं हुए, मतलब ये वाला प्लेन तो नहीं है। तो आप बोलोगे सर क्यों ना, हॉरिजॉन्टल सोचो, क्या सोचो, तो हॉरिजॉन्टल तो पूरी रिंग कटेगी, जब हॉरिजॉन्टल से काटोगे तो आपका यहां से और यहां से प्लेन निकलेगा। बताओ एक साइड और एक साइड, कोई ऐसा प्लेन नहीं है जो दोनों रिंग को बराबर हिस्सों में काट दे। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या नहीं है, इस मॉलिक्यूल के अंदर पीओएसबी, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है, एनऑप्टिकली बनकर आ गया मॉलिक्यूल कायरल विदाउट ऑप्टिकली एक्टिव। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। आप बताओ इसमें कायरलिटी सेंटर कितने हैं, कायरलिटी सेंटर 0। ये कार्बन sp2, ये कार्बन, ये कार्बन sp2, सारे कार्बन कैसे हैं, अरे सभी ने डबल बॉन्ड बना रखे हैं ना, ये तो हाइब्रिड है। तो आप देखो किसी भी कार्बन के कायरलिटी सेंटर नहीं है, कायरलिटी सेंटर 0 पर मॉलिक्यूल क्या है, कायरल। तो इस टाइप के जो आपके आइसोमेरिज्म होते हैं इनको हम बोलते हैं एट्रोप आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, एट्रोप आइसोमर्स, एट्रोप आइसोमर्स।
इसका मतलब जो आपके सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन के रेस्ट्रिक्शन से बने हैं। एक्चुअली ये जो है ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक। यहां पर ए का मतलब होता है नोट। ए का मतलब होता है नोट, और इसमें कंबाइंड वर्ड है ट्रोप्स। ये इसका मतलब है टर्न। इसका मतलब होता है टर्न। ग्रीक लैंग्वेज है ये। अब देखो, जब आप इनको कंबाइन करोगे बनेगा एट्रोप, मतलब जो टर्न नहीं होते, मतलब जो इस सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन नहीं कर पाते। ये वर्ड भी नीट 2016 में दिया हुआ था। आदि जनता को पहली बार पता चला। कमाल की बात यह है कि इस कॉन्सेप्ट पर कभी ऑप्टिकल में क्वेश्चन जेई एडवांस ने भी नहीं पूछा था। जेई एडवांस वालों को भी पता चला कि भाई साहब नीट इस कदर आया है कि अगर वो जेई में क्वेश्चन आ जाता तो भी जनता साफ हो जाती। ये होता है लेवल, जब वो अपना लेवल बढ़ा के आता है। क्लियर? तो अब आप समझोगे, आप एक एक पॉइंट को समझो, एक एक पॉइंट को, मेरे कुछ सवालों के जवाब देना, क्योंकि जब तक दिमाग में चीजें क्लियर नहीं होंगी ना, याद नहीं रख सकते आप। ठीक है? पहला पॉइंट आप बताओ, मैंने ये दोनों और ये दोनों ग्रुप बल्कि क्यों रखे? सर बल्कि नहीं रखते तो सिग्मा पर मॉलिक्यूल घूमता, और घूमता तो कोई ना कोई कन्फर्मेशन प्लेनर होती। अगर कोई कन्फर्मेशन प्लेनर होती तो उस कन्फर्मेशन में क्या जाता? पीओएस। और वो कन्फर्मेशन क्या हो जाती? एकायरल। और किसी मॉलिक्यूल की अगर एक भी कन्फर्मेशन एकायरल तो मॉलिक्यूल, तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होता है? क्लियर? दूसरी बात, आपने एक और ध्यान नहीं दिया, मैंने ये बल्कि तो रखे ही, लेकिन दोनों क्या रखे? डिफरेंट। दोनों क्या रखे? क्यों? क्योंकि अगर किसी भी साइड ये दोनों सेम, तो वही क्यूब लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन वाला केस हो जाता। अगर एक भी साइड सेम आ गए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। तो आपने दोनों चीजें बहुत सोच समझ कर रखी हैं। एक तो ग्रुप बल्कि इसलिए रखे ताकि कंफर्मेशन प्लेनर ना हो, दूसरा आपने इसलिए रखा ताकि पीओएस ना हो। सीओएस तो कभी आ ही नहीं सकता। अब भाई साहब, जब किसी बच्चे के पास रखोगे जो जुगाड़ से चलता है, उसके सामने ये क्वेश्चन रखो आप जाके, अरे सुल्ताने का केमिस्ट्री में उसके पास इतना है ना, ये सब जो ट्रिक चलती हैं, जो ट्रिक चलती हैं, वो कहां पर चलती हैं? आए हुए क्वेश्चन पर दो दो ट्रिक देकर मास्टर चला जाता है। इससे बढ़िया साहब बोल दे कि थर्ड आंसर है, याद कर ले बच्चे। ये ऐसा मॉलिक्यूल आता है, कहता है स्टेटमेंट दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर। आप बताओ ये है क्या प्लेनर? ऐसा लिखेगा? ऐसा लिख दिया तो फिर बताने की जरूरत क्या रह गई? तो आप बताइए, दोनों रिंग्स पर यहां पर क्या लगे हुए हैं? बल्कि, और यहां भी क्या लगे हैं? सो बोथ द रिंग्स विल बी इन परपेंडिकुलर। ये प्लेनर नहीं हो सकता। लेकिन सारे कार्बन कैसे हैं? sp। तो वो ट्रिक जो बोलते थे कि सारे कार्बन sp2 या sp हो जाए तो मॉलिक्यूल प्लेनर, कद्दू नहीं है मॉलिक्यूल प्लेनर। दोनों रिंग किस में है? अलग अलग प्लेन के अंदर है। यू गॉट दैट पॉइंट? तो जल्दी से शुरुआत से छापते हुए आएंगे, फिर आगे बढ़ूंगा। विद एक्सप्लेनेशन हर बात दी है, थोड़ी देर बाद सीधा आंसर भी आएगा, आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक दूसरे के क्या हैं? कन्फॉर्मर्स। सही बोला कि नहीं बोला? सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से बन रहे हैं। जैसे ये भी एक दूसरे के क्या हैं? कन्फॉर्मर। जल्दी जल्दी सुलटा दीजिए भाई लोगों। हाँ, मतलब वो तो इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट।
कि मोस्ट प्रेफर्ड कंफर्मेशन कितने पर बनती है? 44 डिग्री के एंगल पर। कि मोस्ट प्रेफर्ड कंफर्मेशन कितने पर बनती है? 44 डिग्री के एंगल पर। सुलटा दिया है। तो अब रिवर्स डायरेक्शन में सोचते जाओ। मुझे इस मॉलिक्यूल को कायरल बनाना है और कायरलिटी सेंटर लाना नहीं है, तो मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी कंफर्मेशन क्या बने, क्या बने? प्लेनर, क्योंकि प्लेनर बनते ही पीयूएस है। तो नोट लगा के एक पॉइंट लिख दीजिए। इफ ए मॉलिक्यूल हैज सिंगल achiral conformation, if a molecule has single achiral conformation, if a molecule has single achiral conformation, if a molecule has single achiral conformation, then it will be achiral, then it will be achiral, then it will be achiral and optically inactive, then it will be achiral, पूरा मॉलिक्यूल achiral ही कहा जाएगा, एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? सभी जिन्होंने डायग्राम बनाया ध्यान दीजिए, क्या ऑक्सीजन बनाया सभी ने यहां पर, क्योंकि हाइब्रिड बॉन्ड बनाता है। कुछ लोग ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? जल्दी से नोट डाउन कीजिए, यहां तक नोट करके रुकेंगे। व्हाइट लाइन से ऊपर ऊपर नोट करके रुक जाएंगे। जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं चमका उनके लिए भी लाइनें आएंगी, पर वो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। जब बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आएंगे तो क्या मिलेंगे? साफ। और वो बढ़िया लेवल के अपने ही पेपर में दिखेंगे आपको। सुलटा दिया है। क्या आप दोनों रिंग्स को विजुलाइज कर पा रहे हो? ऑप्टिकल या स्टीरियो, इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। यहां पर तो हम आपको सारे मॉडल्स बना बना के दिखा देते हैं, पर पेपर में पता ही नहीं चलता है। जिस तरीके की ट्रेनिंग आपकी हुई है उसी तरीके के पेपर में रिफ्लेक्शन दिखाई देंगे। सुलटा दिया है। ये क्रॉस लगाना ना भूल जाएं। व्हाइट लाइन से ऊपर ऊपर सुलटा दिया है। चलिए, एक लाइन लिख दीजिए। लिख दीजिए, द रोटेशन अबाउट द बॉन्ड लिंकिंग, लिंकिंग मतलब जोड़ने वाला, द रोटेशन अबाउट द बॉन्ड लिंकिंग, द रोटेशन अबाउट द बॉन्ड linking the two phenyl rings, linking the two phenyl, TW wala, the rotation about the bond linking the two phenyl rings does not occur, does not occur, does not occur due to steric hindrance, does not occur due to steric hindrance, does not occur due to steric hindrance between the bulky ortho substituents,
between the bulky ortho substituents, between the bulky ortho substituents। इस लाइन का मतलब समझे? ये कह रहा है कि दोनों लाइन को ये जो जोड़ने वाला बॉन्ड है इस पर रोटेशन नहीं होंगे। किसकी वजह से? कि जो ऑर्थो पोजीशन पर आपने बल्कि ग्रुप लगाए ना उनके बीच में क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस, तो नहीं घूम पाएगा मॉलिक्यूल। ये कहना चाहता है। अब आगे लिखिए जल्दी से। लिखेंगे जल्दी जल्दी मेरे भाई, जितना जल्दी लिखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ज्यादा और बातें भी उतनी ही ज्यादा बताई जाएंगी। गोला बना उधर वाली रिंग में, तेरे से एक्स्ट्रा पैसा लूंगा मैं जो याद दिला रहा हूं उसके। सुलटा दिया है। इसमें तुम खुद से बॉन्ड मत बना देना। ये मैंने समझाने के लिए कि अगर ये रिंग इंडिविजुअल होती तो इसमें पीओएस होता। इंडिविजुअल रिंग इसमें भी पीओएस है, पर हमें एक ऐसा प्लेन ढूंढना है जो दोनों को काटे बराबर हिस्सों में, एक को नहीं दोनों, पूरा मॉलिक्यूल कटना चाहिए। आप भी गोला बनाइए, सभी इंश्योर करें कि इस टाइप वाले गोले सभी ने बनाए हैं। सुलटा दिया है। ये पूरी रिंग प्लेनर है, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो फिर मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में है, और प्लेनर है तो पीओएस है। सुलटा दिया है बच्चों। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? राक्षस तू नोटबुक मेरे को दे दे। तू बीच में टहलने गया था, तू ही बोल रहा है? किसने बोला है? तू आरडीए से मतलब? रेट लिमिटिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देवी जी आपने गोला नहीं बनाया एक में, 5 रुपए आप भी काउंटर से देंगे बाहर। ऐसे 5-5 रुपए इकट्ठे करके अमीर बन जाऊंगा मैं। और क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा, तुम लिखते इतने धीरे हो। अब आगे बढ़ सकता हूं? किसी को ग्रीन कलर नहीं मिलता, किसी को पर्पल कलर नहीं मिलता है, कोई कलर की लड़ाई लड़ रहा है, कोई कह रहा है यहाँ पेन ही नहीं लेके आया मैं। ये जुगाड़ आ गया आप लोगों के लिए। अगर आप पीयूएस सीयूएस कुछ नहीं देखना चाहते मत देखिए। बल्कि डिफरेंट तो डिक्लेयर कर दीजिए कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव। नो नीड टू चेक सीयूएस, नो नीड टू चेक पीयूएस। सीधा क्वेश्चन है तो जुगाड़ से बन जाएगा, सीधा नहीं है तो भाई साहब दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। सभी में गोले बनाए हैं, इंश्योर करें। सुलटा दिया है।
जितनी देर में समझाता हूं उससे कहीं ज्यादा देर में तुम लोग लिखते हो। इसलिए जहां हम कभी 70 से 75 लेक्चर में सिलेबस करवा देते थे, वो 100 में भी नहीं होता है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड का एक लेक्चर डिजिटल बोर्ड के 1.5 लेक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, तभी होगा, तभी होगा। अभी ऑप्टिकली क्या हो गया है, एक्टिव। तो इस टाइप के जो आइसोमेरिज्म शो होती है उसको एट्रोप आइसोमेरिज्म बोलते हैं, और जो आइसोमर बनेगा उसको एट्रोप आइसोमर। सुलटा दिया है सभी ने। देखो, अब जिसको अभी तक कुछ भी नहीं चमका, जो एकदम आंखें बंद करके बैठा था, क्लियर, कि मुझे तो ये बता, ये रही थ्योरी और ये रहा क्वेश्चन, मैं कैसे करूं। तो उसके लिए सिंपल है, यहां पर इस ऑर्थो पर भी, इस रिंग की ऑर्थो पर भी कैसे होने चाहिए, बल्कि एंड डिफरेंट, और इस रिंग की ऑर्थो पर भी कैसे होने चाहिए, बल्कि एंड। तो सीधा टिक मार देना। ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स आपके क्या मिलेंगे बताओ, कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव। हम भी ऐसे ही सोल्व करेंगे अगर सिंपल क्वेश्चन है तो, लेकिन अगर कुछ चेंज करके दिया है तो फिर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। आपने बल्कि क्यों लगाए हैं, दोनों बल्कि क्यों होने चाहिए, नहीं तो रोटेशन होके कंफर्मेशन प्लेनर हो जाएगा। फिर डिफरेंट क्यों होने चाहिए, क्योंकि पीओएस भी तो नहीं आना चाहिए। अगर इन दोनों में से भी किसी भी साइड सेम हो गए तो पीओएस आ जाएगा। यही पॉइंट आपको क्लियर है। चलिए, अब सर सारी दिक्कत बच गई है, मुझे नहीं पता चलता सर कि कौन एटम और ग्रुप बल्कि हैं और कौन एटम और ग्रुप बल्कि नहीं है। आप तो लिख के चले गए बल्कि, पर मेरी तो दिक्कत ही यहां से शुरू हो गई है। तो चलिए, नेक्स्ट हमारे सामने रहेंगे कि कौन स्टेरिकली एक्टिव मतलब बल्कि हैं, और कौन स्टेरिकली इनएक्टिव यानी कि बल्कि नहीं है, यानी कि किन के आने से रोटेशन रुक जाएंगे और किन के आने से रोटेशन नहीं रुकेंगे। आइए वन बाय वन इस पर बात कर लेते हैं। तो जो आपके ग्रुप या एटम होते हैं, ग्रुप भी हो सकता है दोस्त और एटम भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं उनको दो तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। एक हमारे सामने रहेंगे स्टेरिकली, क्या रहेंगे, स्टेरिकली इनएक्टिव। स्टेरिकली इनएक्टिव मतलब जिनके आने से कोई कद्दू फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे आपके सामने अगर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ड्यूटेरियम जुड़ा हुआ है, ट्रिटियम जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है एंड NH2 जुड़ा हुआ है, कहता है इनके होने और ना होने से कद्दू फर्क नहीं पड़ता, घूमेंगे नहीं। यानी कि HH आ गए रोटेशन नहीं रोक पाएंगे, HF आ गया नहीं रोक पाएगा, OH आ गया नहीं रोक पाएगा। ये स्टेरिकली इनएक्टिव है, यानी कि अगर ये रिंग पे प्रेजेंट है इधर भी और उधर भी तो रोटेशन नहीं रुके। दूसरे हमारे सामने आते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेरिकली एक्टिव। स्टेरिकली एक्टिव ग्रुप बोलते हैं, स्टेरिकली एक्टिव, जिनको आप ऐसे भी कह सकते हो, कैसे हैं, बल्कि। क्या बोल सकते हो, बल्कि। क्लियर। अब देखो इसमें सुनो पहले ध्यान से, थर्ड पीरियड, कौन से पीरियड के, और उससे आगे आने वाले सारे बल्कि होते हैं। थर्ड पीरियड और उससे आगे आने वाले सारे बल्कि। ये आपके कौन से हैं, या तो फर्स्ट पीरियड या फिर सेकंड पीरियड के, ठीक है। एटम्स की बात हो रही है। तो बताओ, क्लोरीन अपने आप में बल्कि, ब्रोमीन अपने आप में बल्कि, आयोडीन अपने आप में बल्कि। बताओ, SH अपने आप में बल्कि, SR अपने आप में, सल्फर थर्ड पीरियड का है कि नहीं। नेक्स्ट, जितने भी आपके ग्रुप होते हैं इन दोनों को छोड़ दो, OH और NH2 को, ऑलमोस्ट सारे बल्कि होते हैं। जैसे मिथाइल अपने आप में कैसा ग्रुप है, बल्कि। अब सोचो मिथाइल बल्कि है तो इथाइल तो बल्कि होगा ही होगा। और इतना ना लिखो तो क्या लिख देता हूं, R एल्काइल ग्रुप, सारे एल्काइल ग्रुप्स बल्कि होते हैं, सारे एल्काइल ग्रुप्स, क्योंकि सबसे छोटा एल्काइल मिथाइल ही तो होता है। अगर वही बल्कि है तो आगे वाले तो होंगे ही होंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, आप जितने भी बाकी ग्रुप देखते हो, जैसे NO2 हो गया, जैसे आपका COOH हो गया, जैसे आपका CHO हो गया, जैसे अगर अपन बात करना चाहें COOR हो गया, ये सारे बल्कि हैं। यानी कि अगर अपन बात करें SO3H हो गया, ये सारे के सारे ग्रुप कैसे हैं, बल्कि। यानी कि इधर वालों को ध्यान रखो तुम, ये बल्कि, ये बल्कि, बाकी बल्कि, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। तो उनमें आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होता है। आप वो ध्यान रखो कि ये बल्कि नहीं है, इनके अलावा कोई है तो बल्कि ही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो आइसोटोप है, इनमें तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। HDT आइसोटोप है तो, क्लियर। फ्लोरीन की पहले बता चुका हूं, फ्लोरीन और हाइड्रोजन ऑलमोस्ट साइज में क्या होते हैं, सेम। तो OH और NH2 तो ध्यान रखना है। बाकी उधर जो भी आएंगे क्या आएंगे, बल्कि।
क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये भी हमारे सामने एक ऐसा कंपाउंड आया जो कि ऑप्टिकली एक्टिव निकला विदाउट कायरलिटी सेंटर। नेक्स्ट और लास्ट केस हमारे सामने है, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट केस की तरफ देखिए। अगला केस हमारे सामने रहेगा ट्रांस साइक्लोऑक्टेन। ट्रांस साइक्लोऑक्टेन थर्ड केस है। दोस्तों ये आपको टेक्निकली ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो आपका ट्रांस साइक्लोऑक्टेन होता है, क्या होता है? ट्रांस साइक्लोऑक्टेन होता है, उसमें किसी भी प्रकार का प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर किसी भी प्रकार का सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलता है। उसमें किसी भी प्रकार का प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलता है। मतलब इसमें मैं आपको फील नहीं करवा सकता, पर ये इसमें ध्यान रखना पड़ेगा 3D का मॉलिक्यूल है, ठीक है? 3D में इसकी शेप भी नहीं बनी हुई है। आप ध्यान रखिए क्या है? ट्रांस, क्या है? ट्रांस साइक्लोऑक्टेन। क्या है? ट्रांस साइक्लोऑक्टेन। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। हालांकि कायरलिटी सेंटर आप बता सकते हो, कितने हैं? 0। बताओ क्या ये कार्बन कायरल है? नो। sp2 क्या ये कार्बन कायरल है? नो। 2 हाइड्रोजन। क्या ये कार्बन कायरल है? नो। इस पर भी 2 हाइड्रोजन। क्या ये कार्बन कायरल है? नो। ये भी कायरल नहीं है, कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, और कोई एटम कायरल हो नहीं सकता था। तो कायरलिटी सेंटर 0 है, पर पीओएस सीओएस ना होने की वजह से कैसा मॉलिक्यूल है ये? कायरल। कायरल बोले तो ऑप्टिकली एक्टिव, ये हमें ध्यान रखना है। डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि भाई ये वाले बॉन्ड एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। डॉटेड का मतलब क्या है? कि ये जो आपने इस प्रकार से पॉइंट्स बनाए ना, इसका मतलब ये है कि इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो जरूर, पर ये व्हाइट वाले बॉन्ड को टच नहीं कर रहा, ये बताने के लिए होता है। तो ये मॉलिक्यूल भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, हालांकि इसमें कोई कायरलिटी सेंटर नहीं है। आइए ये सब नोट डाउन करने के बाद अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखता हूं, और सोच समझ कर जवाब दीजिए। सोच समझ कर जवाब दीजिए। आप बताइए सबसे पहले, क्या किसी मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए उसमें कायरलिटी सेंटर होना कंपलसरी है? बिल्कुल सही जवाब। आप कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए जहां मॉलिक्यूल कायरल हो जाए विदाउट कायरलिटी सेंटर। तो आप बोलोगे तो ये लिखा हुआ, एक इससे ऊपर बाइफिनाइल वाला, एक इससे ऊपर एलिन वाला, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो अब क्लियर है, एकदम स्टेटमेंट एकदम बढ़िया दिमाग में छप जाएंगी। बस कॉन्सेप्चुअल लेवल पर पढ़ने का यही फायदा होता है कि स्टेटमेंट कितनी भी घूमती हुई आए, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं सर, क्वेश्चन नॉर्मली कैसा बनता है? क्वेश्चन जो आपके सामने नॉर्मली बनता है बच्चे, उसमें क्वेश्चन में ज्यादातर ये पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये पूछा जाता है। या फिर पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन सुपर इंपोजेबल, वो भी एक ही बात हो गई। कायरल है तो एक्टिव होगा, और कायरल है तो नॉन सुपर इंपोजेबल होगा। या फिर ये पूछ लिया जाता है कौन कायरल है और कौन कायरल नहीं है, तो घुमा फिराकर वही बातें पूछी जाती हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव वाले क्वेश्चंस जब हमारे सामने बनते हैं तो उनको हम कैसे डील करें? मान लीजिए कभी आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो कैसे डील करना चाहिए? आइए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। हाउ टू चेक ऑप्टिकल एक्टिविटी? हाउ टू चेक ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट शुड बी द अप्रोच। व्हाट शुड बी द अप्रोच? देखिए आपके लेवल पर 2 टाइप के कंपाउंड्स आते हैं। कितने टाइप के आते हैं? 2 टाइप के, जो कायरल होंगे विद कायरलिटी सेंटर, और जो कायरल होंगे विदाउट कायरलिटी सेंटर। क्लियर है कि नहीं है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कायरल विद कायरलिटी सेंटर। विद कायरलिटी सेंटर, क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? भाई पहला वो है वो कायरल मॉलिक्यूल जिनमें कायरलिटी सेंटर होता है। अब इसको अगर अपन डिवाइड करना चाहें तो कितने केस में डिवाइड हो जाता है? ये 2 केस। एक केस आपके सामने रहेगा सिंगल सिंगल कायरलिटी सेंटर। आप बताओ, अगर मॉलिक्यूल में सिंगल कायरलिटी सेंटर है, क्लियर? या इसको इस प्रकार से रख लेते हैं, विद कायरलिटी सेंटर एंड विदाउट कायरलिटी सेंटर। ऊपर कायरल लिख दिया तो फिर तो वही हो गया ना। तो यहां पर हम रखेंगे पहले वाले केस विद
कायरलिटी सेंटर, ठीक है, विद कायरलिटी सेंटर। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही कायरलिटी सेंटर हो। अब बताओ, एक ही कायरलिटी सेंटर है तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा? कायरल मतलब ऑप्टिकली, खत्म हो गया खेल। आपको पीयूएस और सीयूएस चेक करना ही। दूसरा केस बनेगा बच्चों आपके सामने, जिसमें कायरलिटी सेंटर क्या रहेंगे? एक से ज्यादा। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा मोर देन वन कायरलिटी सेंटर। मोर देन वन कायरलिटी सेंटर, एक से ज्यादा कायरलिटी सेंटर। अब आप देखोगे ना, जनता, कोटा की जनता यहां लिखता हुआ मिलेगा सीधा चेक सीयूएस चेक पीयूएस। नहीं, अभी भी आपको पीयूएस और सीयूएस पर नहीं जाना है। आप जानते हैं कि कायरलिटी सेंटर एक से ज्यादा है तो भी दो केस बन सकते हैं। एक क्या बनेगा? कॉन्स्टिट्यूशनली। क्या बनेगा बताओ? कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। आपका मॉलिक्यूल है कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल, तो डिक्लेयर कीजिए उसको क्या? एंड ऑप्टिकली अभी भी मत चेक कीजिए सीयूएस एंड। भाई नीट में आने वाले केस यही सुलझ जाते हैं, जरूरत नहीं पड़ती। हम फालतू में पीयूएस सीयूएस चेक कर रहे होते हैं। आपने भी बहुत सारे देखा होगा कि इसके बाद ही पीयूएस सीयूएस चेक करने लग जाते हैं लोग, जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल नॉलेज ही नहीं है। दूसरा आता है आपका मॉलिक्यूल कैसा निकल जाए? कॉन्स्टिट्यूशनली। भाई साहब अब आप बच ही नहीं सकते। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है तो अब आपको चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा पीओएस एंड सीओएस, उसी के बाद आप कुछ बता पाएंगे। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल है तो आप बिंदास बता सकते। अभी मैंने पूरा लिखा नहीं, तुम पहले लिखने लग गए। फिर कुछ हमारे सामने केस आएंगे विदाउट कायरलिटी सेंटर। विदाउट कायरलिटी सेंटर, बिना कायरलिटी सेंटर के। इसमें पहला केस आता है आपका लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर कैसे हो जाएं? इवन। ये देखो, अब आपने जो पढ़ा है वो शॉर्ट कर दिया मैंने एकदम। यहां भी दोनों अलग, तो अगर इधर भी दोनों क्या है बताओ? डिफरेंट। और इधर भी दोनों क्या है? तो भाई साहब ऐसे वाले भी आपके क्या मिलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये मॉलिक्यूल कायरल हो जाएंगे विदाउट कायरलिटी सेंटर। क्लियर? पर लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे होने चाहिए? इवन। ठीक है, एक केस ये आ जाता है। दूसरा केस बताओ कौन सा आया? अभी अभी दूसरा केस आया आपका बाइफिनाइल वाला। बाइफिनाइल कुछ याद आ रहा है? ये भी मॉलिक्यूल कायरल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बस हर ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ ग्रुप कैसा होना चाहिए? बताओ, इसके साथ क्या होना चाहिए? बल्कि होना चाहिए एंड डिफरेंट भी होना चाहिए। सेम टू सेम कंडीशन यहां पर भी होनी चाहिए। बताओ क्या होना चाहिए? बल्कि होना चाहिए एंड डिफरेंट भी होना चाहिए। गॉट यू दिस पॉइंट? एक हमारे सामने और बचता है और वो तो अभी अभी तर और ताजा हम समझ कर ही आए हैं। बताएंगे एक और केस कौन सा बचता है हमारे सामने? ट्रांससाइक्लोऑक्टेन वाला एक केस हमारे सामने और बचता है, और वो कौन सा केस है? ट्रांससाइक्लोऑक्टेन। ट्रांससाइक्लोऑक्टेन। अभी मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनिए। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, देखो इधर, जब भी आपके सामने, या तो इस कैटेगरी में होगा, ठीक है, इस कैटेगरी का नहीं है तो फिर उसके पास क्या होना चाहिए? कायरलिटी। सीधी सी बात है। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जो इस कैटेगरी का, लेकिन उसमें कायरलिटी सेंटर भी, तो सीधा अकायरल। इस कैटेगरी का है, कायरलिटी सेंटर है, तो चेक करो एक है तो कायरल बोल दो एक्टिव। एक से ज्यादा तो चेक करो कॉन्स्टिट्यूशनल सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है तो चेक कर लेंगे पीओएस एंड सीओएस। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? तो ये कंसाइज कर दिया है। मैं चाहता ना तो यहां से आपके सारे क्वेश्चन बनवा सकता था। ये नीचे क्वेश्चन, ये नीचे क्वेश्चन, पर पता नहीं चलता आपको कि हो क्या रहा है। अब आप असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट सबके लिए प्रीपेयर्ड हैं। वो किसी भी लेवल तक जाएगा, आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। आज इवनिंग में मैं डाउट पे अवेलेबल नहीं रहूंगा ना भाई। हो सकता है इवनिंग में मैं छुट्टी पर रहा हूँ। छुट्टी पर तो मुझे जाना था, पर मैंने थोड़ी कैंसिल कर दी। पर मैं बताता नहीं हूँ कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, क्योंकि मेरी ड्यूटी है, जाहिर सी बात है, पैसे दिया आपने।